हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा था द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम लोग कर रहे थे। लास्ट सेशन में आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे उसके। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे। पी ब्लॉक में आप ग्रुप 15 को पढ़ रहे थे, जहां पर आपने नाइट्रोजन फैमिली की बात की थी और नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के पहले अलग अलग गुण देखे, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे। लास्ट सेशन में नाइट्रिक एसिड की बात की थी हमने नाइट्रोजन के, और उसके बाद आज के सेशन में हम नाइट्रोजन के बाद जो सेकेंड एलिमेंट आता है आपका ग्रुप 15 में, फॉस्फोरस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था, नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ लिया था। इसमें लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे चैप्टर के, होपफुली समझ में आए होंगे आपके। तो चैप्टर में आपने नाइट्रिक एसिड तक पढ़ लिया था। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात हुई थी, प्रिपरेशन हो गया था मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड के प्रक्रम के द्वारा नाइट्रिक एसिड को बनाना सीखा था। 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही थी। सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराया जाता है अमोनिया का। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी NH3 से, और क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो रहा था, साथ में H2O प्रोड्यूस हो रहा था। नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है पहले स्टेप में, इसको फर्दर कंबाइन किया जाता है O2 के साथ, और ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 प्रोड्यूस होती है। फिर इस NO2 को H2O में डिसॉल्व किया जाता है और यहाँ पर आपकी क्या बनती है, HNO3 बन जाती है, यानी कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर आप क्या कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ में NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको फिर पुनः चक्रण में ले जाया जाता है, और जहां आपका सेकेंड स्टेप में NO किससे मिल रही है, ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, वहीं इसको ले जाया जाता है। ओके, तो आपने पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर की बात हो गई थी। एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है 3 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वहीं एक को ये तरफ को और अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जाता है। और वहीं जिस ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल कोवेलेंट के द्वारा जुड़ रहा है, वही ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी अलग अलग। कलरलेस लिक्विड होता है, कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी कि क्या करता है, कोरोजिव एक्शन, जब स्किन पे गिरेगा तो रैश हो सकता है, जल सकता है, और उसके अलावा पेनफुल ब्लिस्टर्स वहां पर बन सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, जहां पर H2O के साथ रिएक्ट करके H3O और NO3 बन रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। रिएक्शन विद Cu, कॉपर के साथ रिएक्ट करा के देखा, फिर रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्शन विद I2 यानी कि अधातुओं के साथ, धातुओं के अलावा अधातुओं के साथ भी हमने इसकी रिएक्शन देखी, जहां हमने कार्बन और सल्फर से भी इसकी रिएक्शन करवाई थी। ओके, फॉस्फोरस से इसकी रिएक्शन देखी। ब्राउन रिंग टेस्ट देखा था हमने इस अभिक्रिया में, और जो कि किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए होता है। यानी अगर कहीं पर नाइट्रेट की प्रेजेंस आपको पता चली है कि नाइट्रेट है वहां पे, और उसको कंफर्म करना है, या फिर कोई आपको सोल्यूशन मिला है जिसमें आपको लग रहा है कि नाइट्रेट हो सकता है, तो उसको फिर आप ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा था। और यूजेस की बात की थी, तो नाइट्रिक एसिड के अलग अलग यूजेस हैं। फर्टिलाइजर्स में इसका यूज देखा था, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव, जहां पर आप TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, इनको बनाने में HNO3 का यूज होता है, और डाइस को बनाने में, साथ में आपका नाइट्रेट्स को बनाने में, और पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड मेटल्स, इनको बनाने में, और ऑक्सीडाइजर के रूप में रॉकेट फ्यूल्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या थे, इसके यूजेस थे। तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा नाइट्रिक एसिड के बारे में। आज के सेशन में बात करेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस, वहीं पर इस फॉस्फोरस
की बात हमने की थी जब हम ग्रुप 15 में पढ़ रहे थे, तो आपका नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, ठीक है। चलिए, फॉस्फोरस के बाद जनरल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए फॉस्फोरस की, क्या क्या होता है इसमें। सिंबल के क्या होता है फॉस्फोरस का, पी होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे तो 15 होता है। 15 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसा आएगा आपका, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, ये आपका क्या होता है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p3, यानी s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन शेल में देखते हैं तो किस प्रकार होता है, पहले में आपके 2, दूसरे में आपके कितने 8 और तीसरे में आपके 5। तो वैलेंस शेल में कितने आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार किसमें आ रहे थे, नाइट्रोजन में आ रहे थे। ओके, परमाणु, ये तो आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक मास की बात करेंगे, यानी परमाणु का भार या द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, वो कितना होता है, 31 लेते हैं आप, 30.97 ग्राम पर मोल। ओके, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 15 का है सदस्य, तीसरे आवर्त में ये आता है। और एलिमेंट कैटेगरी की बात करेंगे कि कैटेगरी इसकी कौन सी है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये, फॉस्फोरस आता है आपका नॉन मेटल में, यानी कि अधातु है ये एक। ओके, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील अधातु है, और आप इसको पढ़ते हैं कि इसको जनरली ऐसे ही नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, ठीक है। ऐसा पढ़ा है आपने फॉस्फोरस के बारे में। तो फॉस्फोरस के बारे में जल्दी से पॉइंट्स नोट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो फॉस्फोरस हवा के संपर्क में आने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अभिक्रिया करती है, तो वो आग पकड़ने का मतलब है ग्लो वहां पर दिखाई देता है, फॉस्फोरस चमकती है, ठीक है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड बन जाते हैं वहां पर जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। चलिए, अब फॉस्फोरस क्या करता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट तो फॉस्फोरस ही है, ठीक है, कंपोजिशन उनका फॉस्फोरस के ही एटम से मिलकर के आपका फॉस्फोरस एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, यानी अरेंजमेंट जो होगा एटम्स के बीच में, बॉन्डिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और जब भी आप स्ट्रक्चर में चेंज आने की बात करेंगे, मतलब वहां पर उसके गुणों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। गुण यानी कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनमें चेंज आएगा। क्या कहा मैंने कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अपर रूप बनाता है। और अपर रूप बनाने का कारण क्या है कि ये अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से हो रही है। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो आपकी हैं, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा किसी प्रकार का, मतलब उसके गुणों में परिवर्तन हुआ है, गुणों में चेंज आया है, तो गुण बदल गए, इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है, एलोट्रॉपिक फॉर्म कहा जा रहा है। ओके, so phosphorus exists in many allotropic forms। फॉस्फोरस के अपर रूप इसे लिख लेंगे, फॉस्फोरस के अपर रूप, ठीक है। तो फॉस्फोरस आपका कई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ऑफ दीज 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर, इनमें से आपके 3 जो क्या है अपर रूप है वो मुख्य है, यानी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म के
व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। यानी पहला है आपका श्वेत फास्फोरस, श्वेत यानी सफेद फास्फोरस भी जिसको कहा जाए। दूसरा क्या है, रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस। और तीसरा है आपका ब्लैक फास्फोरस यानी कि काला फास्फोरस। ओके, तो फास्फोरस क्या पर रूप, तीन रूपों में पाया जा रहा है, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या करके। सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट फास्फोरस की यानी कि श्वेत फास्फोरस। सफेद फास्फोरस क्या होता है, P4 हम फास्फोरस को लिखते हैं, P4 यानी 4 एटम है फास्फोरस के जो आपस में जुड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको फास्फोरस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की बॉन्डिंग फास्फोरस में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। एक फास्फोरस का एटम अपने से 3 फास्फोरस के एटम से त्रियाबंध के द्वारा एक एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर इस फास्फोरस की बात करेंगे तो ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन 3 फास्फोरस से एकल एकल बंध, 3 बॉन्ड बना रहा है टोटल, एक एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस फास्फोरस की बात करेंगे तो ये भी आपका अपने से अलग 3 अन्य फास्फोरस एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस फास्फोरस की बात करेंगे तो ये भी 3 एटम से जुड़ा हुआ है और ये भी आपका 3 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 फास्फोरस एटम आपस में एकल एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, श्वेत फास्फोरस, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए। व्हाइट फास्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। क्या होता है ये आपका, वैक्सी, वैक्स की तरह दिखाई देता है, ट्रांसलूसेंट होता है यानी कि न तो पूरी तरीके से पारदर्शी होता है, नहीं अपारदर्शी होता है। ट्रांसलूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी आपको दिखाई देगा, ओके, या पारभासी भी आप जिसको कहते हैं। तो सफेद होता है, अल्प पारदर्शी होता है और मोम वैक्स की भांति कैसा होता है, ठोस होता है। ओके, तो दिखने में आपको ऐसा दिखेगा। और इट इज पॉइजनस, कैसा होता है, विषैला होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में कैसा होगा, अघुलनशील होगा, अविलेय होगा। बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलेय होता है। एंड ग्लो इन डार्क, कैसा, जब अंधेरे में सफेद फास्फोरस को ले जाया जाता है तो ये क्या करता है, ग्लो करता है यानी कि चमकता है, जिसको आपका रसो संदीप्ति यानी कि केमिकल ल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। ओके, इसका मतलब है रसो संदीप्ति। पहला गुण ये हो गया। दूसरा क्या है, पॉइजनस यानी कि विषैला है और जल में अविलेय है। और कार्बन डाइसल्फाइड में, इनमें विलेय है, इसमें विलेय है। और आपका चमकता है डार्क में, अंधेरे में दीप्त होता है।
और ये अंधेरे में दीप्त होने का को ही क्या कहा जा रहा है आपका, रसो संदीप्ति या केमिकल ल्यूमिनिसेंस कहा जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, इट डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH सोल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर गिविंग pH3। क्या हो रहा है, डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH, आपका उबलते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, और ये कैसा हो रहा है, घुलनशील हो रहा है, और उसके बाद आपका घुल करके क्या बना रहा है, फॉस्फीन बना रहा है, यानी कि pH3 जिसे आप लिख रहे हैं। ओके, चलिए रिएक्शन नोट करेंगे। P4 प्लस फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, आपकी 3NaOH के साथ रिएक्ट कर रही है, और बॉइलिंग NaOH कहा जा रहा है, प्लस H2O भी आएगा आपका, ठीक है, थ्राइस H2O, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो pH3 बनाएगा जिसको फॉस्फीन कहा जाता है, pH3, और साथ में आपके बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यानी कि NaH2PO2। इसके आपके 3 मॉलिक्यूल। ओके, तो ये है आपका मेन प्रोडक्ट फॉस्फीन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल। कैसा होता है, ये कम स्थायी होता है, और कम स्थायी होने से जो चीज कम स्थायी होगी वो क्या कर जाती है, इजीली रिएक्ट कर जाती है, देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेज। ये क्या होता है, श्वेत जो फास्फोरस को हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, और इस वजह से कम स्थायी होने के कारण जो कम स्टेबल होगा वो इजीली रिएक्ट करेगा, या ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील है अन्य जो उसके ठोस अवस्थाएं हैं उनकी तुलना में। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस कम स्थायी हो गया और ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया अन्य ठोस अवस्थाओं के अकॉर्डिंग की तुलना में। ओके, नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेंथ, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, because of angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 डिग्री। और क्या हो रहा है, इसी के कारण जिनमें कोण केवल क्या है 60 डिग्री का है, और वहां पर कोणीय तनाव क्या है आपका, कोणीय तनाव के कारण जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, किसमें, श्वेत फास्फोरस में, और इसी कारण से वो कैसा हो रहा है, कम स्थायी हो रहा है, और कम स्थायी होने के बाद क्या हो रहा है, ज्यादा अभिक्रियाशील हो रहा है। समझ गए, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो यहाँ कोणीय तनाव के कारण कोण कितना है, 60 डिग्री का है, और इस वजह से क्या है आपका, लेस स्टेबल है, कम स्थायी, और अधिक अभिक्रियाशील। चलिए, it readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। ठीक है, या कहीं कहीं पर आप P2O5 भी पढ़ते हैं। क्या हो रहा है, इट रेडिली कैचेस फायर, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर या हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेगा, आग पकड़ने के बाद क्या बनेगा, P4O10 आपका बनेगा, जिसका कि सघन श्वेत धूम यानी कि डेंस व्हाइट फ्यूम निकले। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखेंगे, P4 की रिएक्शन कराएंगे O2 से। ठीक है, P4 की रिएक्शन कराएंगे O2 से, तो क्या कहा, P4O10 आपका बनेगा, ओके, यानी कि 5O2 से रिएक्शन। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पर ये रिएक्शन आपको इस प्रकार भी दिख जाएगी, P4 + 5
P4 plus 5O2 is equal to P2O5 का ओके। तो इस प्रकार आपको जहाँ यहाँ संरचना में देखा जा रहा है किस प्रकार की ज्योमेट्री इसकी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 317 केल्विन, 317 केल्विन, और बॉइल्स एट 563 केल्विन, ओके। ये आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉस्फोरस, यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस। तो यानी अपर रूप में आपने पहला पढ़ा व्हाइट फॉस्फोरस यानी कि श्वेत फॉस्फोरस, और जनरल आइडिया आ गया आपको, सफेद कलर का है, मोमी वैक्स का है, पॉइजनस होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा, ग्लो करेगा, जब अंधेरे में रखेंगे तो चमकेगा ये, और NaOH से रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस बनेगी। साथ ही लेस स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर एंगल के बीच में स्ट्रेन हो रहा है जिसके कारण से 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, और इसी की वजह से वो कम स्थायी हो रहा है। कम स्थायी होने के कारण ही वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, और अगर अभिक्रिया करेगा किससे, आपके मतलब वायु के संपर्क में आएगा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो P4O10 बना देगा, या P2O5 आप कहीं पर पढ़ते हैं इस प्रकार से। और मेल्टिंग पॉइंट 317, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 563 केल्विन, ठीक है। तो इतना आपका पूरा किसके बारे में आ गया, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में आ गया। ये व्हाइट फॉस्फोरस वही है जो कभी कभी लैब में आपको येलो कलर का भी दिखाई देता है, और येलो कलर का वही रीजन है कि ये एकदम से हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो येलो इसका कलर हो जाता है, ओके। तो आप कभी कभी जैसे एनालिसिस करते हैं या लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस निकालते हैं अगर, तो वो बाहर आते ही एकदम से येलो हो जाता है, तो वो येलो फॉस्फोरस भी यही है, जिसको पीला फॉस्फोरस कहा जाएगा, वो श्वेत फॉस्फोरस ही है एक्चुअली, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, रेड फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस जिसको कहा जाएगा। Red phosphorus is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days. क्या किया जाता है, श्वेत फॉस्फोरस को एक अक्रिय वातावरण में, ठीक है, अक्रिय वातावरण में क्या कराया जाएगा, 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर आपको लाल फॉस्फोरस प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जो व्हाइट फॉस्फोरस था उसको कई दिनों तक गर्म किया गया 573 केल्विन तापमान पर, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, लाल फॉस्फोरस प्राप्त हो रहा है, ओके। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed. जब क्या किया जाता है, लाल फास्फोरस को उच्च दाब पर गर्म किया जाएगा, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया जाएगा और वहां पर उसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो काले फास्फोरस की प्रावस्थाओं की कुछ श्रेणियां आपको वहां पर प्राप्त होंगी, समझ गए। यानी कि पहले तो आपने व्हाइट फास्फोरस को क्या किया, गर्म किया 573 पे कुछ दिनों तक, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, लाल फास्फोरस प्राप्त हो गया। अब उस लाल फास्फोरस को क्या करोगे, अगर उच्च दाब डालेंगे और उच्च दाब पे गर्म किया जाएगा तो उससे आपको कुछ श्रेणी में, कुछ प्रावस्थाओं में ब्लैक फास्फोरस की श्रेणियां देखने को मिलेंगी, ओके, या प्राप्त होंगी। रेड फॉस्फोरस possesses iron gray luster.
क्या होता है, जो आपका रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस, वो लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है, ठीक है। यानी लोहे में जिस प्रकार की चमक होती है उसी प्रकार की रेड फास्फोरस में आपको देखने को मिलेगी। इट इज ऑर्डरलेस, गंधहीन है, किसी प्रकार की गंध नहीं है। नॉन पॉइजनस, यानी कि अविषैली है, पॉइजनस नहीं है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में कैसी है, अविलेय है। एंड एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि जल के साथ साथ कार्बन डाइसल्फाइड में भी क्या है, ये अविलेय है। क्लियर है, गंधहीन हो गई, अविषैली हो गई, अविलेय हो गई पानी में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में। जबकि व्हाइट फास्फोरस पानी में तो अविलेय था, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या था, विलेय था। ओके, केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। जो आपका लाल फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, किसकी तुलना में, व्हाइट फॉस्फोरस की तुलना में, रासायनिक तौर पे, ठीक है। इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, जैसे आपने कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस को अगर अंधेरे में ले जाया जाता है तो उसमें चमक आती है, ग्लो करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको अंधेरे में ले जाएंगे तो किसी भी प्रकार की चमक नहीं उत्पन्न होगी। ओके, इट इज पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक्ड टुगेदर इन द मैनर। ओके, यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमरिक, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पर बहुत सारी P4 के एटम आपको एक साथ जुड़े हुए दिखेंगे। ओके, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, तो इसमें बहुत सारे आपके पॉलीमरिक यानी बहुलक जुड़े हुए होते हैं P4 के। तो ये एक P4 हो गया, ये दूसरा P4 हो गया, ये इधर एक और P4 हो गया, ये आगे भी किसी से जुड़ा हुआ है, ये इधर को भी किसी P4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुलक जुड़े हुए हैं P4 के एक साथ, P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में। ओके, चलिए नोट करिए, कम अभिक्रियाशील है, श्वेत फास्फोरस है। ओके, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, गंध नहीं है किसी प्रकार की, अविषैली है, अविषैला है ये रेड फॉस्फोरस, और अविलेय है, किसमें, जल में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में भी। क्लियर, श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन पर कई दिनों तक गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होती है। पॉलीमरिक यानी बहुलक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक फास्फोरस यानी काला फास्फोरस। चलिए, तो ये काला फास्फोरस हैज टू फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस, ठीक है। अब जो आपका रेड फास्फोरस है, ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन, अल्फा ब्लैक फास्फोरस कब बन रहा है, व्हेन रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस को हीट किया जा रहा है इन अ सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन।
803 केल्विन के तापमान में लाल फास्फोरस को एक बंद नलिका के अंदर गर्म किया जा रहा है तो आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन रहा है। ठीक है, इसको अल्फा ब्लैक फास्फोरस कहा जाएगा। इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। ठीक है, आपका जो अल्फा फास्फोरस है इसे वायु में क्या किया जाता है, ऊर्ध्वपातन इसका कराया जाएगा, ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, तथा इसके जो क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे, आपके अपारदर्शी होंगे, ओपेक होंगे और एक नताक्ष जिन्हें आप कहते हैं या त्रिसमनताक्ष इसके होते हैं। ठीक है, it does not oxidize in air। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपका अल्फा फास्फोरस है, ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, वो क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता है हवा में, यानी कि ऑक्सीकृत नहीं होता है। और वहीं जो आपका बीटा ब्लैक फास्फोरस है वो प्रिपेयर कराया जाता है बाय हीटिंग। वो किसको, सफेद फास्फोरस को हीट कराया जाएगा एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, यानी कि श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन तापमान पर तथा उच्च दाब में गर्म करने पर इसको बनाया जाता है और यह वायु में 673 केल्विन तापमान पर क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, पर नहीं जलता है, ओके, नॉट बर्न। 673 केल्विन टेम्परेचर तक आपका ये वायु में नहीं जलता है। ठीक है, कौन, बीटा ब्लैक फास्फोरस। ओके, तो क्या हो गया, काला फास्फोरस पढ़ लिया, दो टाइप में दिखेगा आपको, दो रूपों में, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक। रेड को अगर आप 803 में सील्ड ट्यूब के अंदर गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। और अगर आप क्या करेंगे, व्हाइट फास्फोरस को 473 अंडर हाई प्रेशर गर्म करेंगे तो हीट करने पर उसको क्या, आपको क्या मिलेगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो रेड से क्या मिल रहा है आपको, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और व्हाइट से क्या मिल रहा है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। टेम्परेचर का ध्यान रखना, रेड में आपने 803 यानी 803 केल्विन टेम्परेचर दिया, व्हाइट में आपने कितना दिया है, 473। ओके, चलिए, तो ये 3 फॉर्म हो गई आपकी फास्फोरस की, जल्दी से नोट करेंगे, ये आपकी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ग्रुप 15 का दूसरा एलिमेंट लिया है फास्फोरस, उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स देखे। 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपका फास्फोरस एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तीनों की हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझा और आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।